क्या तुम्हें पता है कि वोल्टर वाइट एंड हाइजेनबर्ग तो ये दोनों रियल पर्सन्स पर बेस्ड हैं, जैसे कि सीजन 1 में ही मारा जाने वाला था। इस और इन सभी सीन्स में बहुत ही कमाल की हिडन डिटेल्स हैं एंड गस के डेथ वाले सीन को 19 बार फिल्माया गया था। Take 17 was pretty good. Take 18 was even better. And then take 19 was like boom, perfect. So 100 facts and details about Breaking Bad जो कि शायद ही तुम्हें पता हो। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! ब्रेकिंग बैड के टाइटल में दो केमिकल एलिमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है, BR ब्रोमीन एंड BA बैरियम। बट इन दोनों ही केमिकल्स का क्रिस्टल मैथ यानी मैथमफेटामिन को बनाने में कोई भी रोल नहीं है। बट टाइटल अपीयर होने से पहले अगर तुम नोटिस करोगे तो मैथ लिखा होता है और उसके साथ ही होता है C10H15N जो कि केमिकल फॉर्मूला है मैथमफेटामिन का, और उसका मोलिकुलर वेट होता है 149.24 जो कि एग्जैक्ट हमें ब्रेकिंग बैड के टाइटल से पहले दिखाया जाता है। एंड ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 से 4 में जब भी टाइटल दिखाया गया था तो उसमें BR एंड BA की इलेक्ट्रॉन सेल कॉन्फ़िगरेशन को 28187 दिखाया जाता था जो कि टोटली इनकरेक्ट था, क्योंकि बैरियम की इलेक्ट्रॉन सेल कॉन्फ़िगरेशन 2818182 है जिसे नेटफ्लिक्स ने 5th सीजन में सही करके दिखाया है, जो कि फर्स्ट 4 सीजन्स में टोटली रॉन्ग था। एंड मे बी तुमने नोटिस किया हो बट ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के 3rd एंड 5th तो इन दोनों ही एपिसोड के टाइटल इंट्रोस टोटली डिफरेंट है पूरी सीरीज से, क्योंकि इन इंट्रोस में दिखाए गए टेबल बॉक्सेस एक दूसरे को टच नहीं करते। बट इन 2 एपिसोड्स के अलावा बाकी सभी एपिसोड्स के टाइटल इंट्रोस में ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे को टच करते हैं। एंड ब्रेकिंग बैड का लोगो इस शो में कई बार अपीयर हुआ है, जैसे कि हॉस्पिटल के फ्लोर्स पे एंड वोल्ट के न्यू अपार्टमेंट में। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शो का टाइटल ब्रेकिंग बैड क्यों है, तो एक्चुअली में टाइटल डायरेक्ट वोल्टर वाइट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन सही रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते पे निकल पड़े तो उसे एक तरह से ब्रेकिंग बैड कहा जाता है, जो कि जैसे सीजन 1 में वोल्ट को कहता भी है। Nah, come on. Man, some straight like you giant stick up his ass all of a sudden at age, what, 60? He's just gonna break bad? ओरिजिनली वोल्टर वाइट को इस शो में 40 साल का दिखाया जाता, बट AMC जहाँ पे इस शो को दिखाया गया तो इन्होंने सजेस्ट किया कि वोल्टर के लाइफ में ये सभी मिड लाइफ क्राइसिस दिखाने के लिए 40 की उम्र बहुत ही ज्यादा कम है, जिसको बढ़ा के फिर 50 साल किया गया था। और अपने 50वें बर्थडे पर ही वोल्टर वाइट को पता चलता है कि उसे कैंसर है, Lung cancer. Inoperable. और कीमोथेरेपी के साथ ज्यादा से ज्यादा वो 2 साल तक ही जिंदा रह सकता है। और इस सीरीज का एंड होता है वोल्टर के 52nd बर्थडे के साथ, यानी वोल्ट उसके कैंसर के बाद टोटल 2 साल ही जिया है, फिर चाहे उसकी मौत एक डिफरेंट तरीके से ही क्यों ना हुई हो। एंड फाइनल सीन और एंड में जो सॉन्ग चलता है तो इसका नाम है बेबी ब्लू, और इस सॉन्ग को शो क्रिएटर विंस गिलिगन ने खुद अपनी म्यूजिक टीम के अगेंस्ट जाके चुना था, क्योंकि इस सॉन्ग के लिरिक्स वोल्टर की लाइफ और उसकी क्रिएट की गई ब्लू मैथ को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी फाइनल सीन में वोल्ट अपनी डेथ से पहले इस इक्विपमेंट पे अपने खून से W को बनाता है, जिससे कि वो अपने लाइफ के सबसे बड़े वर्क को मार्क करके जाता है। एंड विंस गिलिगन ने इस फोर्थ सीन को कई बार शूट किया था जब तक कि वोल्ट के खून से W अच्छे से नहीं बना। इस शो में वोल्ट की जो मैथ रेसिपी दिखाई गई है तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ही बताया गया है, ताकि रियल लाइफ में कोई भी इसकी नकल ना करे। एंड वोल्ट की 99.1% प्योर ब्लू मैथमफेटामिन तो ये भी टोटली फेक है, क्योंकि रियलिटी में इसका कलर नहीं पलटता। बट इस शो को देखने के बाद रियल लाइफ में कुछ डीलर्स अपनी मैथ को ब्लू कलर करने लगे थे ताकि उनका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। और इस शो में जब भी एक्टर्स को स्मोक एंड मेनली मैथ का यूज करते दिखाया गया है तो इन सभी सीन्स के लिए शुगर एंड रो कैंडी का यूज किया जाता था, जिसमें सभी एक्टर्स विदाउट इनहेलिंग इन सभी स्मोकिंग सीन्स को परफॉर्म करते थे, जिसे फिल्मिंग के टाइम कैंडी मैथ कहा जाता था। This is actually it's rock candy and the flavor is cotton candy, so it's cotton candy rock candy. सीजन 2 का एपिसोड 10 में जब जेसी जेन के लिए सरप्राइज ब्रेकफास्ट तैयार करने की कोशिश करता है तो इस सीन के जरिए इन दोनों लव बर्ड्स के फ्यूचर को फोरशैडो किया गया था, क्योंकि यहाँ पे फ्राइंग पैन में एग्स को तोड़ने के बाद जेसी कहता है This is your brain, I'm drugs. और इसके बाद जब जेन सरप्राइज खराब कर देती है तो उस टाइम वो कहता है You weren't supposed to wake up. Ever? और ऐसा एग्जैक्ट होता है जेन के साथ, जिसमें ड्रग ओवरडोज की वजह से वो उठ ही नहीं पाती एवर। एंड जेन की डेथ के बाद जब उसका फादर उसके लिए ड्रेस लेने के लिए आता है तो उस टाइम जेन के रूम में आसमान से गिरता हुआ एक पिंक बियर बना होता है, जैसा कि प्लेन क्रैश का टाइम होता है।
और यहाँ इस बियर को दिखा के ये पॉइंट आउट किया गया था कि प्लेन क्रैश का सीधा कनेक्शन जेन की डेथ से है। और ये तो तुम सभी को पता है कि वोल्ट जेन को जानबूझ के नहीं बचाता, बट अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे जब वोल्ट जेसी को उठाने की कोशिश करता है तो जेन की पोजीशन भी साइड की बजाय सीधी हो जाती है, जिससे कि दिखाया गया था कि प्रैक्टिकली जेन की डेथ की वजह खुद वोल्ट है। और बाद में उसे बचाने का मौका मिलता है बट वो वैसा नहीं करता, जिसका आगे जाके रिजल्ट क्या होता है, 2 प्लेन्स का क्रैश। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से वोल्टर वाइट के एक अटर रूथलेस हाइजेनबर्ग बनने की शुरुआत होती है, क्योंकि इसके बाद से वोल्ट जितने भी वायलेंस करता है उसकी वजह से हुई डेथ्स का उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लाइक प्लेन क्रैश, गेल्स डेथ, ब्रोक को पॉइजन देना, टोड का बच्चे को मारना एंड माइक्स डेथ। तो इन सभी चीजों को वो ऐसे सीटी मारते हुए बुला देता है। और यहाँ पे वोल्ट सिटी मारते हुए जिस सॉन्ग को गाता है तो उसका नाम है द लिली ऑफ द वैली, जिस फ्लावर से पॉइजन बना के वो ब्रोक को देता है। तो ये बहुत ही कमाल की डिटेल है बट उतनी हॉरिफाइंग भी। एंड जेन की डेथ के टाइम वोल्ट को जितना भी रूथलेस दिखाया गया हो, बट इस सीन के फिल्मिंग के बाद एक्टर ब्रायन क्रैंस्टन एक्चुअल में रोने लगे थे, क्योंकि जेन को ऐसी हालत में देख के इन्हें अपनी खुद की डॉटर दिखने लगी थी। All of a sudden her facial features disappeared and it was replaced with the features of my real daughter. Oh my gosh. And I saw my real child. ब्रेकिंग बैड के ट्रांसफॉर्मर वोल्टर वाइट का नाम एक फेमस अमेरिकन पोएट वोल्ट विटमैन से इंस्पायर्ड है, और यहाँ तक कि वोल्टर की कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसका ह्यूमन नेचर भी वोल्ट विटमैन पर ही बेस्ड है। एंड वोल्टर का सेकंड पर्सोना AKA हाइजेनबर्ग, तो ये ट्रिब्यूट है जर्मन फिजिसिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग को, जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी के लिए फेमस है। और इस शो में हाइजेनबर्ग की जो सिग्नेचर हैट होती है, तो एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन बहुत ही रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल था, क्योंकि ब्रायन क्रैंस्टन ने इस शो के लिए रियल में अपने हेड को शेव किया हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें अपने सिर में ज्यादा ठंड और गर्मी महसूस होती थी। एंड दैट्स व्हाई हाइजेनबर्ग अपने सिर पे हेड रखता है। You're goddamn right. एंड वोल्ट के हाइजेनबर्ग में ट्रांसफॉर्मेशन जितनी इस शो में दिखाई गई है तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शायद तुमने नोटिस किया हो बट वोल्ट ने इस शो में जितने भी मेन कैरेक्टर्स को मारा है तो वो उन सभी के हैबिट्स एंड मैनरिज्म को कॉपी करने लगता है। क्रेजी एट को मारने के बाद वोल्ट अपने पेट को साइड से काट के खाने लगता है। गस्ट को मारने के बाद वोल्ट अपने घुटनों के नीचे टॉवल को रखने लगता है। एंड माइक को मारने के बाद वोल्ट अपनी ड्रिंक्स को वैसे ही पीने लगता है जैसा कि माइक को पसंद थी। तो वोल्ट की हाइजेनबर्ग में ट्रांसफॉर्मेशन जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस थी, जिसका एक और एग्जांपल है ये सीन। तो वोल्ट जब गस से फर्स्ट टाइम मिलता है तो उस टाइम गस वोल्ट के सामने एक सिंपल एंड इनोसेंट शॉप ओनर होने का दिखावा करता है, और यही सेम ट्रिक सीजन 5 में वोल्ट लीडिया के सामने करता है जब वो उसे फिर से बिजनेस में वापस आने के लिए कहती है। Fix this. Get the ship back on course. We'll make it worth your while. That'll be $14.95, please. गस फ्रिंग ओरिजिनली शो के सिर्फ 3 या 4 एपिसोड्स में अपीयर होने वाला था, बट जब एक्टर जान कार्लो एस्पोसितो को सेकंड सीजन के बाद सीजन 3 में रिटर्न करने के लिए पूछा गया तो उस टाइम इन्होंने डिमांड रखी कि ये तभी गस के रोल में रिटर्न करेंगे जब इन्हें ज्यादा एपिसोड्स में दिखाया जाएगा, जिसके बाद गस को सीजन 3 के 11 एपिसोड्स में दिखाया गया है। एंड इस शो की सबसे शॉकिंग मूवमेंट गस की डेथ के टाइम उसके फेस ऑफ को दिखाने के लिए प्रैक्टिकल एंड डिजिटल दोनों इफेक्ट्स का यूज किया गया है, जिसमें पहले एस्पोसितो के चेहरे पे प्रोस्थेटिक लगाया गया था जिसपे द वॉकिंग डेड के मेकअप आर्टिस्ट ने काम किया है। And what are you gonna look like? You mean he's gonna look like that and I'm gonna look like this? Well, yeah. Yeah. Okay. एंड विंस गिलिगन ने गस्ट के इस फाइनल सीन को कई महीनों तक प्लान किया था, क्योंकि वो इसे बिल्कुल परफेक्टली दिखाना चाहते थे, बट फिर भी गिलिगन को इस सीन को कैप्चर करने में 19 टेक्स लगे थे। Take 17 was pretty good. Take 18 was even better. And then take 19 was like, boom, perfect. और यहाँ नीचे गिरने से पहले जब गस अपनी टाई को सही करता है तो ये खुद एक्टर जान कार्लो एस्पोसितो का ही आइडिया था कि गस मरने से पहले ऐसा करे। एंड गस की डेथ से पहले जो सॉन्ग चलता है तो उसका नाम है गुड बाय। और जब ये सॉन्ग चला था तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि इस सॉन्ग को मैं पिछले 5-4 साल से कंटिन्यूसली डेली बेस पे सुनता हूँ, जो कि डार्क सीरीज का ओपनिंग सॉन्ग है। एंड डार्क सीरीज मेरे लिए एक पीक फिक्शनल मास्टरपीस है, और इस सॉन्ग के चलते मैं समझ गया था कि भाई गस का तो गुड बाय होने वाला है। ब्रेकिंग बैड सीरीज को खत्म हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, बट फिर भी ये सीरीज हाईएस्ट IMDb रेटेड टीवी सीरीज है विद द रेटिंग ऑफ 9.5। एंड ब्रेकिंग बैड के 2013 में एंड होने के बाद साल 2014 में इस सीरीज का कोलंबियन रीमेक भी बनाया गया था मेटास्टेसिस के नाम से। एंड जितनी ज्यादा रेटिंग एंड पॉपुलैरिटी ब्रेकिंग बैड की है तो उसका ये रीमेक उतना ही ज्यादा बुरा पीटा था, जिसकी IMDb रेटिंग सिर्फ 2.5 है।
सीजन 5 के 14th एपिसोड ओज़िमांडियस, तो इसे क्रिटिक्स एंड ऑडियंस ने मिलकर सबसे ग्रेटेस्ट एपिसोड ऑफ टीवी कहा है और टेलीविजन की हिस्ट्री में अब तक ये ऐसा इकलौता एपिसोड है जिसे IMDb पे 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है और आज भी कायम है। एंड ब्रेकिंग बैड के हर एक एपिसोड में उसके मेन टाइटल के बाद क्रेडिट्स चलना शुरू हो जाते हैं जिसमें एक्टर्स और बाकी क्रू मेंबर्स के नाम दिखाए जाते हैं। बट ओज़िमांडियस एपिसोड के लिए इस शो के प्रोड्यूसर्स ने हॉलीवुड से एक स्पेशल परमिशन ली थी कि सिर्फ इस एपिसोड के लिए क्रेडिट्स को थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि इस एपिसोड की शुरुआत में जो कुछ भी होने वाला है तो क्रेडिट्स की वजह से उसका इम्पैक्ट कम ना हो, और इसीलिए इस एपिसोड में ये क्रेडिट्स 19वें मिनट में जाके शुरू होते हैं। और इसी एपिसोड में जब वोल्ट की कार का पेट्रोल खत्म होता है तो उस टाइम हमें वोल्टर के रिफ्लेक्शन को कार में दिखाया जाता है जिसमें वोल्ट के हेड की जगह गोली लगी होती है, जो कि एक बहुत ही ग्रेट फोरशैडोइंग थी कि आगे जाके क्या होने वाला है। और इसके बाद इसी एपिसोड में हमें वोल्ट की पैंट भी देखने को मिलती है जो कि इस शो की शुरुआत में उड़ते हुए दिखाई गई थी, जिससे कि ये पता चलता है कि वोल्ट का कैरेक्टर और ये पूरा शो कहां से कहां पहुंच चुका है। Say my name. Heisenberg. एक्टर डीन नॉरिस जिन्होंने हैंक को प्ले किया है, तो सीजन 5 के फिल्मिंग के टाइम इनको एक दूसरे शो में लीडिंग पार्ट मिला था जिसमें काम करने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया था कि इनके कैरेक्टर हैंक को सीजन 5 के फर्स्ट हाफ में ही मार दिया जाए, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत ही शॉकिंग एंड अनएक्सपेक्टेड होगा। बट इनके इस आइडिया को नकार दिया गया क्योंकि विंस गिलिगन को स्टोरी के हिसाब से हैंक की सीजन 5 के सेकंड हाफ में जरूरत थी जहाँ पे फाइनली हैंक को मारा गया। एंड डीन नॉरिस को 5th सीजन से 2 साल पहले ही एडवांस में बता दिया गया था कि हैंक आगे जाके मरने वाला है, जिसके बाद इस एक्टर ने हैंक की डेथ से पहले एक छोटा सा सीन ऐड करने को कहा था जब हैंक वोल्ट को अरेस्ट करने के बाद अपनी वाइफ से बात करता है। तो ये डीन नॉरिस का ये आइडिया था कि हैंक को उसकी डेथ से पहले एटलीस्ट वन लास्ट टाइम मरी से बात करने दिया जाए। I gotta go. Maybe a while before I get home. और इन दोनों DEA एजेंट्स की डेथ को 2 एपिसोड्स पहले ही फोरशैडो कर दिया गया था, जो कि शायद तुमने नोटिस किया। तो इस सीन में मरी जैसे को जिस कप में कॉफी देती है तो उस पे DEA लिखा होता है, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो कप की डंडी से एक D बना होता है जिसको मिला के बन जाता है डेड। तो यहाँ पे इस सीन में बहुत ही क्लेवरली इन दोनों एजेंट्स के फ्यूचर को फोरशैडो किया गया था और ऐसी कमाल की डिटेल है इस सीन में भी। तो जब हैंक गश पे शक करने लगता है कि वो ब्लू मैच से जुड़ा हुआ है, तो इस सीन में अगर तुम नोटिस करोगे तो हैंक इस कप को सिर्फ ऊपर की तरफ से ही पकड़ता है ताकि वो बाद में गस के फिंगरप्रिंट्स आसानी से ले सके। हैंक श्रेडर का लास्ट नेम श्रेडर एक्चुअल में केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि जर्मन केमिस्ट स्कॉलर गेरहार्ड श्रेडर से लिया गया है जिसने फर्स्ट नर्व गैस को डिस्कवर किया था। My name is Asak Schrader. You can go fuck. इस शो में वोल्ट को केमिस्ट्री जीनियस दिखाया गया है, बस शायद तुम्हें पता हो मार्कस स्टेन जिन्होंने इस शो में बोगडान का कैरेक्टर प्ले किया है, तो ये PhD है केमिस्ट्री में और इस शो में ये इनकी फर्स्ट एक्टिंग जॉब थी। एंड स्कूल में वोल्टर को अपने स्टूडेंट्स के साथ जितनी भी केमिस्ट्री टॉक करते दिखाया गया है, तो इन सभी डायलॉग्स और केमिस्ट्री के बारे में जितनी भी स्क्रिप्ट थी तो उसे केमिस्ट्री प्रोफेसर डोना नेल्सन ने लिखा था, जिनके हिसाब से शो में दिखाए गए केमिकल स्ट्रक्चर एंड इक्वेशंस टोटली एक्यूरेट हैं। एंड फर्स्ट एपिसोड में जब वोल्ट अपनी केमिस्ट्री क्लास में होता है तो टेबल पे उसके सामने 3 स्प्रे बॉटल्स रखी होती हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि ब्रेकिंग बैड के 3 मेजर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ब्लू यानी मैथ जिसे वोल्ट क्रिएट करता है, ग्रीन यानी पैसा जिसके लिए वो ये काम करता है, एंड रेड मींस ब्लड, जो कि इस पूरे प्रोसेस में वोल्ट का एक तरह से डेली रूटीन बन जाता है। ब्रेकिंग बैड के फाइनल एपिसोड का टाइटल होता है फेलिना, जिसका मतलब फिनाले तो होता ही है, बट इसके साथ साथ इस एपिसोड के टाइटल को 3 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स को जोड़ के तैयार किया गया है। Fe आयरन, Li लिथियम, Na सोडियम, जिनमें से आयरन पाया जाता है ब्लड में, लिथियम से बनती है मैथ एंड सोडियम पाया जाता है टीएस में, और इन सबको मिला के बनता है ब्लड मैथ टीएस। इसके हिसाब से फेलिना एक परफेक्टली क्लेवर टाइटल है जो कि इस पूरे शो में जो कुछ भी हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड फेलिना के अलावा भी और भी बहुत से एपिसोड्स हैं जिनके टाइटल बहुत ही क्लेवरली सिलेक्टेड किए गए हैं। लाइक सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड का नाम है बॉक्स कटर, जिसमें गस एक कटर का यूज करता है, एंड सीजन 4 के 13 एपिसोड का नाम है फेस ऑफ, जिसमें गस का वेल तुम्हें पता ही है। ब्रेकिंग बैड का एक एपिसोड है द फ्लाई, जिसमें वोल्ट इस पूरे एपिसोड में एक मक्खी के पीछे लगा होता है, और इस एपिसोड को सिर्फ बजट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था क्योंकि प्रोड्यूसर्स को एक लेस कॉस्टली एपिसोड बनाना था, जिसकी वजह से इस लैब वाली लोकेशन का यूज करके सिर्फ इन दोनों मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। एंड द फ्लाई एपिसोड पूरी ब्रेकिंग बैड सीरीज का सबसे लोवेस्ट रेटेड एपिसोड है, और कमाल की बात यह है कि इस फ्लाई एपिसोड को उसी सेम डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है जिसने इस शो के सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड और ज़ैम्बियस को भी डायरेक्ट किया है, एंड दैट इज रियान जॉनसन। Oh my God. Pinkman?
ओरिजिनली जैसी पिंकमैन को इस शो के 9th एपिसोड में ही मार दिया जाता, बट एक्टर एरन पॉल की एक्टिंग से इंप्रेस होकर विंस गिलिगन ने इस कैरेक्टर को एक्सटेंड किया, जो कि आगे जाके सेकंड मेन कैरेक्टर बन जाता है इस पूरे शो का। और अपनी इसी एक्सीलेंट एक्टिंग की वजह से एरन पॉल ने 3 एमी अवार्ड्स भी जीते हैं। इसके साथ साथ ब्रायन क्रैंस्टन ने 4 एमीज एंड एना गन ने 2 एमी अवार्ड्स जीते हुए हैं। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ब्रेकिंग बैड ने टोटल 110 अवार्ड्स जीते हैं और ये शो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो चुका है। बट फिर भी ब्रेकिंग बैड को लेकर विंस गिलिगन का जो सबसे बड़ा रिग्रेट है तो वो है जेसी पिंकमैन के टीथ, क्योंकि ये बंदा कई बार बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका है। ये कंटिन्यूसली मैथ यूज करता है जो कि दांतों के लिए बहुत ही खराब होती है, बट उसके बावजूद भी इन्होंने जेसी के दांतों को बिल्कुल परफेक्टली दिखाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और क्या ये चीज तुमने नोटिस की कि जैसे इस शो में 1 by 1 वोल्ट के हर एक फैमिली मेंबर से मिल चुका है, वोल्ट जूनियर को छोड़कर। शुरू से एंड तक ये दोनों कैरेक्टर इस शो में रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ये दोनों एक बार भी आमने सामने नहीं मिले। और इस पूरे शो में जेसी बार बार बोलता है एंड जेसी ने पूरी सीरीज में इस पी वर्ड का यूज 54 टाइम्स किया है। What up, bitch? सीजन 1 के एपिसोड 2 में जब जेसी इस रैप्ड अप डेड बॉडी को नीचे गिराता है तो उसके झटके से पीछे टॉयलेट सीट भी नीचे गिर जाती है। तो ये एक्सीडेंटली हुआ था, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं था। और ऐसे कुछ एक्सीडेंट शूटिंग के टाइम एरन पॉल के साथ भी हुआ था। जब टूको एंड जेसी की फर्स्ट मीटिंग के टाइम टूको जेसी को पीटता है तो इस सीन के फिल्मिंग के टाइम एरन पॉल एक्चुअल में बेहोश हो गए थे इनके सिर पे चोट लगने की वजह से। गस मैक्सिकन कार्टेल को मारने के लिए जिस टकीला को लेके जाता है तो ये टोटली फिक्शनल है। और ऐसा करने के पीछे का रीजन ये था क्योंकि कोई भी रियल ब्रांड एक ऐसे सीन में प्रोडक्ट प्लेसमेंट करवाने के लिए तैयार नहीं था जिसे पी के बहुत सारे लोगों की मौत होने वाली है। सीजन 3 में हेक्टर एंड गस की जानी दुश्मनी को रिवील करने से पहले जब ये दोनों सीन में फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो यहाँ गस जानबूझ के इस मीटिंग को एक ऐसी जगह पे रखता है जहाँ पे व्हीलचेयर का चढ़ना नामुमकिन है और हेक्टर को अंदर जाने के लिए एडिशनल हेल्प लगती है, जो कि एक छोटा सा हिंट था कि गस हेक्टर की कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करता है। एक्टर मार्क मार्कोलिस हु प्लेड हेक्टर सालामांका, तो इन्होंने अपने इस कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मैनरिज्म अपनी मदर इन लॉ यानी सासू माँ से इन्फ्लुएंस होकर किए थे, जिनकी कुछ ऐसी कंडीशन थी और वो भी अपने एक्साइटमेंट को दिखाते हुए एग्जैक्ट ऐसी फेशियल एक्सप्रेशंस बनाया करती थी। सीजन 3 के एपिसोड 7 में जब हेक्टर को इस फ्लैशबैक सीन में दिखाते हैं तो उस टाइम वो जिस चेयर पे बैठा होता है तो उसका डिजाइन व्हील चेयर की तरह होता है, जो कि एक तरह से फोरशैडोइंग थी कि आगे जाके ये कैरेक्टर व्हील चेयर पे बैठने वाला है। टूको सालामांका सीजन 2 के सेकंड एपिसोड में मारा जाता है। इसके पीछे की वजह खुद इस रोल को प्ले करने वाला एक्टर है, क्योंकि टूको को ओरिजिनली पहले पूरे सीजन 2 में ही दिखाया जाता, बट एक्टर रेमंड क्रूज को उस टाइम द क्लोजर टीवी सीरीज में एक बहुत ही मेजर रोल मिला था, जिसकी वजह से इन्होंने शो क्रिएटर्स को टूको को सीजन 2 की शुरुआत में ही मारने के लिए कहा था। Yeah! इस सीन में जब वोल्ट यहाँ पिज्जा को फेंकता है तो इसे क्रैंस्टन ने सिर्फ 1 टेक में ही परफेक्टली कर लिया था, क्योंकि इस सीन के फिल्मिंग के लिए बहुत सारे पिज्जास एडवांस में मंगाए हुए थे, ये सोचते हुए कि पिज्जा को ऐसे छत पे फेंकना कोई आसान काम नहीं होगा, बट ये फर्स्ट टाइम में ही सही से हो गया था। What are the odds? 10 to 1, 1,000 to 1, 1,000,000 to 1, 1,000,000,000 to 1. He landed. He stuck it. जहाँ पे वॉल्टर वाइट का घर और लोकेशन होती है I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico. तो एक्चुअल में एक रियल प्राइवेट रेजिडेंस है एंड ब्रेकिंग बैड फैंस इस घर पे वोल्टर का ये फेमस पिज्जा थ्रो सीन रिक्रिएट करते थे, जिसकी वजह से इस घर के ऑनर्स को मीडिया इंटरव्यूज करने पड़े कि फैंस ऐसा ना करें। Most people are respectful. It's the few idiots that come that think they're entitled to do whatever the hell they want. वोल्टर वाइट जिस लोकेशन पे अपने पैसों को दबाता है तो इस लोकेशन के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स 34, 59, 20, 106, 36, 52. Those are coordinates. तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट्स हैं एल्बुकर्की स्टूडियो के, जहाँ पे ब्रेकिंग बैड की मोस्ट ऑफ द फिल्मिंग हुई है। एंड एल्बुकर्की में शो की शूटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे वोल्टर वाइट के नाम का फ्यूनरल भी रखा गया था। इस सीरीज के फिनाले के बाद ब्रेकिंग बैड के टोटल 62 एपिसोड्स हैं, और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शो के 62 एपिसोड्स स्टोरी के हिसाब से रैंडमली हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेरियोडिक टेबल में 62nd एलिमेंट होता है समैरियम, जिसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस 62वें एपिसोड में वोल्ट की डेथ के साथ साथ मेटाफोरिकली उसके कैंसर का भी इलाज हो जाता है। 5th सीजन की शुरुआत में वोल्ट की स्कार पे लिखा होता है लिव फ्री और डाई, जो कि 5th सीजन के फर्स्ट एपिसोड का टाइटल तो है ही, बट साथ ही ये फोरशैडोइंग थी कि वोल्ट एंड जेसी के साथ एंड में क्या होने वाला है। इसमें जेसी फाइनली यहाँ अपनी कैद से तो जात होता ही है, बट साथ में वो वोल्ट की मैनिपुलेशन और उसके चंगुल से भी फ्री हो जाता है एंड वोल्ट बेसिकली डाइज।
एंड फाइनल एपिसोड में वोल्ट जैसे कि दी गई वॉच को यहाँ पे फोन पे रख के चला जाता है, जो कि जैसी ने उसके 51st बर्थडे पे दी थी। और वोल्ट का यहाँ इस वॉच को ऐसे रखने के पीछे कोई सीक्रेट मीनिंग नहीं था, क्योंकि ये बस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए किया गया था। क्योंकि 5th सीजन के फर्स्ट एपिसोड में जब वोल्ट को फ्लैश फॉरवर्ड में दिखाते हैं तो उस टाइम वोल्ट ने ये वॉच पहनी नहीं होती, और बाद में जब गिलिगन को ये मिस्टेक रियलाइज हुई तो इसी को सही करने के लिए इनको ना चाहते हुए भी ये सीन ऐड करना पड़ा कि वोल्ट ने यहाँ पे वॉच क्यों नहीं पहनी। Anyway, hey, happy birthday. एंड 5th सीजन में वोल्ट अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए जिस फेक सरनेम का यूज करता है, Happy birthday, Mr. Lambert. तो एक्चुअल में स्काइलर का मेडन नेम है, यानी उसकी फैमिली का सरनेम है, जिससे दिखाया गया था कि वोल्ट चाहे जहां भी जिस भी कंडीशन में हो बट स्काइलर हमेशा उसके दिमाग में रहती है। स्काइलर एंड वोल्ट के इस फाइनल सीन में एक्ट्रेस एना गन को ओवरसाइज क्लोथ पहनाए गए थे ताकि ये देखने में बिल्कुल पतली लगे और ऐसा दिखाया जा सके कि वोल्ट ने जो कुछ भी किया है तो उसके जाने के बाद स्काइलर पे उसका मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही गहरा असर पड़ा है। और इसी सीन में जब स्काइलर की रिफ्लेक्शन यहाँ माइक्रोवेव में दिखती है तो ये बिल्कुल एक अनप्लान्ड एंड एक्सीडेंटल मूवमेंट है। एंड विंस गिलिगन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसको बाद में इनके एडिटर ने ये बताया कि इस सीन में ऐसा भी कुछ हुआ है। वोल्ट जूनियर अपने डैड के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जिस वेबसाइट को बनाता है savewalterwhite.com, तो ये वेबसाइट आज भी एग्जिस्ट करती है। और इस साइट पे जाके अगर तुम क्लिक हियर टू डोनेट पे क्लिक करोगे तो ये सीधा AMC वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाती है, जिस नेटवर्क पे ब्रेकिंग बैड को दिखाया गया था। एंड वोल्टर जूनियर को इस शो में सेरेब्रल पॉल्सी कंडीशन के साथ दिखाया गया है, और जूनियर को प्ले करने वाले एक्टर को भी यही सेम बीमारी थी, बट इस एक्टर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बेटर थी शो में दिखाए गए वोल्टर जूनियर से। इस सीन में स्काइलर के सामने कप रखा होता है जिसपे लिखा होता है डेंजर एंटरिंग फायर, और इस सीन में घड़ी के 5 टिक्स यानी 5 सेकंड के बाद ही वोल्टर घर में एंटर करता है। ध्यान से सुनना घड़ी की टिक की आवाज को। सीजन 4 के 11th एपिसोड में जब वोल्ट को अपने घर के फ्लोर के नीचे उसके छुपाए हुए पैसे नहीं मिलते तो यहाँ पे हमें उसका एक अपर शॉट देखने को मिलता है, जिससे कि वोल्टर वाइट के एंड को रिप्रेजेंट किया गया था, क्योंकि इसके बाद से वो बिल्कुल इमोशनलेस हाइजेनबर्ग बन जाता है। एंड फाइनल में भी वोल्ट की डेथ को सेम वे में दिखाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे हाइजेनबर्ग के एंड को दिखाया जाता है। फाइनल एपिसोड में जैक की डेथ भी उसी सेम तरीके से होती है जैसे कि उसने हैंक को मारा था, बट मेन डिफरेंस ये है कि हैंक को ऑलरेडी पता होता है कि जैक उसे मारने वाला है, चाहे अब वो और वोल्ट उसे कुछ भी ऑफर करते हैं। You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. बट इन कंपैरिजन जैक को बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है कि वोल्ट उसके पैसों के बारे में जानने के लिए उसे नहीं मारेगा, बट वोल्टर ने भी अपना मन पहले से बनाया होता है। Goddamn right. सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का नाम है 737, जिसमें प्लेन क्रैश को फोरशैडो किया जाता है, और उसके बाद जितने भी एपिसोड में प्लेन क्रैश को दिखाया गया है तो उनके नाम है डाउन ओवर ABQ, और इन सबको मिला के बनता है 737 डाउन ओवर ABQ। और इन क्रैश हुए प्लेन्स में से एक होता है बोइंग 737, जो कि बहुत ही कमाल की डिटेल है। और ऐसा एक प्लेन क्रैश 1986 में भी हुआ था, और जिस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की वजह से उस टाइम ये हादसा हुआ था तो उसका नाम भी वोल्टर वाइट था। और इस शो में भी इनडायरेक्टली ही सही, बट वोल्टर वाइट इस प्लेन क्रैश की वजह होता है। विंस गिलिगन ने शो में कलर्स को बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज किया है, एंड थ्रू आउट द सीरीज कलर्स के जरिए हमें सभी कैरेक्टर्स के प्रोग्रेस को दिखाया जाता है। क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो वोल्टर वाइट जैसे जैसे हाइजेनबर्ग बनने लगता है तो उसके कपड़ों का कलर भी डार्कर होते जाता है। ये आपके सामने इस शो की ऑफिशियल कलर प्लेट है, जिसमें तुम देख सकते हो कि वोल्टर शुरुआत में कैसे कपड़े पहनता है और शो एंड होते होते उसका पहनावा कितना चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स लाइक स्काइलर वाइट, जैसे पिंकमैन, हैंक, मरी एंड वोल्टर जूनियर के कलर प्लेट्स को भी देख सकते हो कि थ्रू आउट द सीरीज इन सभी के क्लोथ्स कैसे चेंज होते हैं। हैंक ने अपने ऑफिस में डोनेशन जार के साथ वोल्ट की जो फोटो लगाई होती है तो उसके पीछे वांटेड लिखा होता है, ए ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। जब गस के सामने मैक्स को मारा जाता है तो उस टाइम उसके फेस को इस पर्टिकुलर कैमरा एंगल के साथ दिखाते हैं, और ऐसा ही बाद में वोल्ट को दिखाते हैं जब उसके सामने हैंक को मारा जाता है, और ऐसे सिमिलर जैसे को भी दिखाते हैं जब टोड उसके सामने एंड्रिया को मारता है। वोल्टर वाइट AKA हाइजेनबर्ग का कैरेक्टर इतना ज्यादा फेमस है कि ये कई कॉमिक बुक्स में अपीयर हो चुका है एज ए कैमियो। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, ग्रिम फेरी टेल्स, अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड G.I. जो, जिससे कि पता चलता है कि ये कैरेक्टर और ये पूरा शो कितना ज्यादा पॉपुलर है। पूरी ब्रेकिंग बैड सीरीज में सिर्फ ब्रायन क्रैंस्टन एंड एरन पोली ऐसे 2 एक्टर्स हैं जो कि इस शो के सभी 62 एपिसोड्स में अपीयर हुए हैं, और इन दोनों ही एक्टर्स ने अपनी बॉडीज पे ब्रेकिंग बैड के टैटूज भी बनवाए हुए हैं। ब्रायन क्रैंस्टन ने अपने राइट हैंड की एक उंगली पे एंड एरन पोल ने अपनी आर्म पे।
जेनी की डेथ के बाद जेसी के घर पे इस क्राइम सीन को क्लीन करने के लिए ओरिजिनली सॉल गुडमैन को आना था, बट उस टाइम एक्टर जो ओडेनकर किसी दूसरे काम में बिजी होने की वजह से ये सीन को शूट नहीं कर पाए। इसके बाद इस शो में माइक के कैरेक्टर को ऐड किया गया था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कैरेक्टर बन चुका है। एंड माइक को प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन बैंक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जैसे माइक को इस शो में मारा गया है, क्योंकि इनका मानना था कि माइक जो कुछ भी करता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग एंड केयरफुल तरीके से करता है, और उसका ऐसे बिना अपने ग्रैंड डॉटर से मिलके चले जाना बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था। ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के टोटल 7 एपिसोड्स हैं, जो कि 2007 में हुई राइटर स्ट्राइक की वजह से हुआ था, क्योंकि सीजन 1 में टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले थे। एंड विंस गिलिगन ने खुद ही एडमिट किया था कि इस राइटर स्ट्राइक की वजह से इन्हें 2 फायदे हुए थे। फर्स्ट, इन्होंने जैसे पिंकमैन को शो में रखने का फैसला किया था, जिसको ये पहले सीजन 1 के 9th एपिसोड में मारने वाले थे। एंड सेकंड, ये स्ट्राइक की वजह से वोल्ट की एविल साइड हाइजेनबर्ग और इस कैरेक्टर के एवोल्यूशन को और भी अच्छे तरीके से राइट कर पाए थे। एंड ओरिजिनली विंस गिलिगन को स्टूडियो की तरफ से फोर्स भी किया गया था कि ब्रेकिंग बैड को सीजन 5 के बाद भी कंटिन्यू किया जाए, बट ऐसा करने से इन्होंने स्ट्रांगली मना कर दिया था, क्योंकि ये वही सेम मिस्टेक नहीं करना चाहते थे जो कि कई सक्सेसफुल शोज ने की है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिससे कि उनकी क्वालिटी तो डिक्रीज होती है, बट साथ में फिर वो एंडिंग को भी सही से लैंड नहीं कर पाते। ब्रेकिंग बैड के फाइनल एपिसोड में ग्रेचन एंड एलियट को दिखना एक्चुअली में एक सुपर फैन की वजह से हुआ था, केविन कोरडास्को, एक 16 साल का बच्चा जिसे कैंसर था, और इसे वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और जब विंस गिलिगन इस बच्चे को मिलने गए तो इन्होंने पूछा कि तुम्हें इस शो में क्या मिसिंग लग रहा है। इस पर केविन ने कहा था कि वो ग्रेचन एंड एलियट की बैक स्टोरी को और देखना चाहता है कि इन्होंने वॉल्ट के साथ पास्ट में क्या किया। एंड दैट्स व्हाई फाइनल एपिसोड में हमें ग्रेचन एंड एलियट का रिटर्न देखने को मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली केविन इस मोमेंट को नहीं देख पाया, बिकॉज 5th सीजन की एंडिंग से पहले ही पासेस अवे, और इसलिए 5th सीजन के 9th एपिसोड को इसी सुपर फैन को डेडिकेट किया गया है। इस पूरे शो में हमें जितना भी कैश यानी पैसा ही पैसा देखने को मिला है, तो इस पैसे को बिल्कुल असली की तरह दिखाने के लिए शो क्रिएटर्स ने $10 मिलियन की फेक मनी को तैयार किया था, जिसको इस शो के दौरान कैरेक्टर्स के बीच सर्कुलेट होते दिखाया गया है। और इस शो में यूज किए गए प्रॉप्स एंड सेट पीसेस बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस में बिके थे। लाइक वोल्ट की अंडरवेयर जो कि उसने फर्स्ट एपिसोड में पहनी होती है, तो ये $9,900 की बिकी थी, जो कि अपने इंडियन रुपीज में 8,27,000 होते हैं। और इतने सारे पैसों में तो ना जाने कितने सारे कच्चे खरीदे जाते, एक पूरा पहाड़ लग जाता। हेक्टर की चेयर पे लगी ये बेल $19,750 में बिकी थी। गेल की साइन की गई ये लीव्स ऑफ द ग्रास बुक $65,500 में बिकी थी। I mean, कुछ लोगों के पास कितना ज्यादा फालतू का पैसा है ना। 80 million। सीजन 5 के स्टार्ट में जब वोल्ट को M60 मशीन गन के साथ दिखाते हैं, तो विंस गिलिगन के अकॉर्डिंग वोल्ट को यहाँ पे मशीन गन को खरीदते टाइम कोई भी आइडिया नहीं था कि वो इसका कैसे यूज करेगा, और इस गन को खरीदने के बाद ही वो सब कुछ जुगाड़ लगाता है कि वो कैसे टोड की फैमिली को मारेगा। एंड टोड और उसकी फैमिली ने जो मैथ लैब बनाई होती है, तो इसके मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स वही सेम इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें वोल्ट एंड जैसे शो की शुरुआत में अपनी RV में यूज करते हैं। वोल्टर इस शो में बार बार कहते रहता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से सब कुछ कर रहा है, बट इसके अलावा अगर तुम नोटिस करोगे तो सभी मेन कैरेक्टर्स अपनी फैमिली की वजह से या अपनी फैमिली के साथ इस मैथ बिजनेस से जुड़े होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स उसकी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से उसे घर से निकालते हैं, इसके बाद वो 2 बार अपनी नई फैमिलीज को शुरू करने की कोशिश करता है। टोको भी अपनी फिजिकली डिसेबल्ड अंकल की केयर करता है, और उसकी डेथ के बाद उसके कजन्स रिवेंज लेने के लिए आते हैं। गस सलामांका फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है सिर्फ अपने फ्रेंड मैक्स की वजह से, इसे हेक्टर ने मारा था। माइक अपनी ग्रैंड डॉटर के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काम करता है। टोड और उसकी फैमिली मिलकर ये काम करते हैं। लिडिया अपने डॉटर की वजह से इस बिजनेस में होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फैमिली। Salute me, familia. और हाँ, फैमिली से याद आया, वोल्ट एंड स्काइलर की बेबी गर्ल का नाम हॉली विंस गिलिगन की गर्लफ्रेंड हॉली राइज के नाम पे रखा गया था। और अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक तो बनता ही है, बट साथ ही ब्रेकिंग बैड की तुम्हारी जो सबसे फेवरेट लाइन, कोट या कोई मूवमेंट हो तो उससे कमेंट जरूर करना। आई एम नॉट इन कैंसर स्काइलर, आई एम द कैंसर।